ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगर आप राजा राजवंश उनके टाइम में जो उनके दरबारी कवि थे उन्होंने क्या लिखा, एक तो वहाँ से हो सकता है, या आप लिटरेचर पढ़ के चलाओ, आर्ट एंड कल्चर जिसको आप बोलते हो अलग से पढ़ के जाते हो वो पढ़ के चले जाओ। जिस बुक की मैंने बात की है, मैंने कल परसों भी दिखाया था आपको, जो पीछे एक वीडियो था उसमें मैंने बुक दिखाई थी कि देखो यहाँ से उन्होंने लिस्ट बना रखी है किताबों की इंपॉर्टेंट, वहाँ से प्रश्न पूछ लिया। मेरा ये सही था, आपका भी सही हो सकता था। देखो आप ज़्यादा नहीं तो 2-4 चीज़ें कर सकते हो। ये तो गलत कर ही सकते हो कि यार ये नागार्जुन नहीं है, ये कौन है, नाग से एक तो काटो कम से कम, ठीक है। और देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम विलहण की नहीं है, विलहण की तो विक्रमांक देवचरित। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी सही है। नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी सही है, 2 सही है। सर आपने इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कर दिए, मेरा एग्जाम में भी सही था, उस बुक में है यार, ये तो पढ़ के गया था, हो गया। प्लस इन्होंने ज़्यादा हार्ड भी नहीं दिया, ये नागार्जुन वाला नहीं, सीधा ही दिखते गलत दिख रहा था मेरे को। ये विलहण की मेरे को किताबें सारी याद थी तो ये आउट हो गया। नयन चंद्र सूरी के लिए मैं एकदम कॉन्फिडेंट था, हमीर महाकाव्य। सोमदेव सूरी वाले में मैं थोड़ा सा डाउट था मेरे को, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब 50-50 पे आ गए तो करके तो आऊँगा, छोड़ के थोड़ी ना आऊँगा। तो दूसरी बात, सोमदेव सूरी की मुझे बुक एक तो नीति वाक्यामृत है, एक इसकी और है ये सस्ती कुछ चंपू ऐसे कुछ है, तो मुझे थोड़ा याद आ रहा था कि हाँ यार कुछ ऐसी बुक है, तो मैं थोड़ा सा रिस्क भी लिया था, थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था, अंदर से आ रहा था कि हाँ यार ये सही है, ठीक है। केवल 2 है ना। विलहण ये कश्मीरी कवि था, 11वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि थे। विलहण को उनकी प्रेम कविता चोर पंचाशिका के लिए जाना था। अन्य पुस्तक है विक्रमांक देवचरित, कर्ण सुंदरी नाटिका। ये किसके दरबार में था, विक्रमादित्य षष्ठ के। इसका टाइम पीरियड कब था, अब देखो मैं क्यों लिखता हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि कहीं से मतलब ये रीजन है, ये टाइम पीरियड में क्यों लिखता हूँ, मैं खुद याद रखता हूँ इसलिए लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि पूछ सकता है कि यार कौन किसके समकालीन था। अब मैं ये चीज़ें ध्यान रख रहा था पहले से, तो मुझे फायदा हो गया। जो देवगिरी वाले यादव काकतीय पूछा तो मुझे यहाँ फायदा होगा, आपको भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम पीरियड ध्यान रखो, ठीक है। उसकी राज्यसभा में ही ये विलहण रहता था। ध्यान रखना, एक हमने मिताक्षरा पहले पढ़ा था, मिताक्षरा दाय भाग विज्ञानेश्वर की टीका। तो ये विज्ञानेश्वर महाराज है ना, ये विज्ञानेश्वर जी विक्रमादित्य के दरबार में ही थे। विक्रमादित्य ये चालुक्य राजवंश का, चालुक्य भी कहाँ के, कल्याणी के। कल्याणी कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये राजवंश वाला आप कर लेना यार। और विक्रमादित्य षष्ठ चालुक्य विक्रम संवत इसने चलाया था 1076। विक्रम संवत वो अलग, ये चालुक्य विक्रम संवत है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा, 15वीं शताब्दी की एक भारतीय संस्कृत महाकाव्य है। इसमें जो चौहान राजा हमीर है उसके बारे में वर्णन है, चौहान राजा हमीर के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको याद अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, अलाउद्दीन खिलजी के जो राजपूत आक्रमण है उनमें अगर पढ़ते हो तो यहाँ आपको 1301 के आसपास ये आपको मिलता है। हमीर हट तिलिया तेल चढ़े न दूसरी बार। हमीर, ध्यान रखना हमीर पे है ना कई महाकाव्य, इसका नाम तो था हमीर महाकाव्य। एक है हमीर रासो, हमीर हट, ये भी हैं, ये उस बुक में मिलेंगे आपको। जैसे हमीर हट है वो, जैसे हमीर रासो जोधराज ने लिखा था, ठीक है। और हमीर हट मैं अभी थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहा हूँ, चंद्र कुछ ऐसे नाम था उनका, चंद्र सूर्य से, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि देखो यार साहित्य वाला, मेरी तो ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि एक क्वेश्चन साहित्य वाला पक्का आएगा, आगे से कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आता है। इसके लिए आपने बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि किस राजा के टाइम में कौन सा साहित्यकार था, उस साहित्यकार ने कौन सी बुक लिखी, समझ रहे हो। लेकिन एक चीज़ है, प्रिपेयर करके जाओ तो क्वेश्चन मिलेगा, और वो क्वेश्चन आपका ही सही होगा। जैसे आपने वो, मैं जैसे इसको सही करके आया हूँ तो आपको लग रहा होगा कि नहीं यार सर आप तो हिस्ट्री के जितना कर दिया, नहीं नहीं प्रैक्टिस कर रखी थी ना इसलिए कर दिया, वो आप भी कर सकते हो। और सोचो ये क्वेश्चन सही कर रहा है तो वो इंसान सीधे ही 2 नंबर आगे जा रहा है,
सोमदेव सूर्य ने यशस्ती लक चंपू नीति वाक्यामृत नामक ग्रंथों की रचना की। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। विशाख दत्त, अब जो एक ऑप्शन आया था देवी चंद्रगुप्तम, अब मुझे पता था विल्हण ने विक्रमांक देवचरित की रचना की है, चोर पंचाशिका की रचना की है, प्लस जो इन्होंने लिखा था ऑप्शन में ये मेरे को याद था यार, ये विशाख दत्त की है। ठीक है, विशाख दत्त की जो एक मुद्रा सबसे एक इंपॉर्टेंट, ये देवी चंद्रगुप्तम से भी इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस। ये मैंने आपको अगर याद आ रहा होगा तो पहले बताई भी थी ना, एक मैं एक्सप्लेन किया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये नायिका विहीन नाटक है, इसमें मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। एक सीधा इसी पर क्वेश्चन पूछ ले मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? क्या ये नायिका विहीन नाटक है? देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त की कथा का वर्णन मिलता है। मिलिंदपन हो नागसेन द्वारा रचित है। यवन शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, ये 7 सर्गों में लिखी गई है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछा था, प्रीवियस उठा के देखना आप पुराने वाले। नागार्जुन, इनके बारे में तो इतना अपन ने भयंकर जानकारी प्राप्त कर ली है, अब तो आप मुझे लगता है खुद विद्वान हो गए हो बौद्ध धर्म के। कितनी बातें बताई थी मैंने, महायान, बौद्ध धर्म, आइंस्टीन, संत पोल, लूथर, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, मध्यमकारी का सब बताया था, प्रज्ञा पारमिता, कुछ और पुस्तक है। देखो ये कोई गारंटी नहीं इनमें से ही पूछे, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक जो इसमें, हालांकि ये इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से आने के चांसेस है, लेकिन आप थोड़ी सी और मेहनत करना है। कोई बुक सामने है ना, उसको छोड़ना नहीं, समझ रहे हो। पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा। आप अपने दिमाग में मुझे बताओगे कि पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा था ये किस पर टीका है? ये टीका है पाणिनि की अष्टाध्यायी पे। पाणिनि की अष्टाध्यायी क्यों? क्योंकि पाणिनि जी का एक क्वेश्चन पहले आ चुका था, वो हमने पढ़ा था, इसलिए मुझे पता है, आपको भी पता है। इसलिए हर्षवर्धन जो महान राजा हुए था, उन्होंने 3 बुक लिखी थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इनका जो दरबारी कवि था, ठीक है, बाण भट्ट, हालांकि बाण भट्ट वाली नहीं लिखी है मैंने, कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं। आदरणीय बाण भट्ट जी, उन्होंने कौन सी? हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी, ये पूछ सकता है। कलहण, चलो ये बाण भट्ट है। एक कलहण और विलहण और है। कलहण का तो आपको, चलो राजतरंगिणी आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रख लेना। वो विलहण दूसरे वाला था, विक्रमांक देव चरित वाला। संध्याकर नंदी, इन्होंने लिखी है रामचरित। जयानक, इन्होंने लिखी है पृथ्वीराज विजय। और चंद्रवरदाई, आपने नाम सुना होगा, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने कौन सी लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। चंद्रशेखर, ये तो मैं तो चंद्र सूरी बोल दिया था ना, चंद्रशेखर, इसने लिखी थी हमीरहट। महाकवि हाल, हाल नाम मतलब एक हाल चाल क्या वो वाला नहीं, हाल एक व्यक्ति का नाम था, ये कवि थे, इन्होंने लिखा है गाथा सप्तमी। और ये शायद राष्ट्रकूटों के उसमें थे, दरबार में। राजशेखर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसने कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा लिखा है। जयदेव गीत गोविंद लिखा है। वाकपति राज, इसने गोड़वाहो लिखा है। सर हमें कुछ और भी प्रिपेयर करना है, देखो यार उम्मीद करो यहीं से क्वेश्चन आ जाए, नहीं आए तो गलत तो नहीं होना चाहिए। मुझे जब पता चल जाए था कि साहित्य से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट साहित्य से, जो चारों बुक पूछी थी, देवी चंद्रगुप्तम पूछो, आपको मिलिंद पन्हो पूछो, समझ रहे हो, हमीर महाकाव्य आपको पूछो, यार ये नीति वाक्यामृत पूछो, ये कोई ऐसी बुक नहीं है जो मतलब कहीं से उठा के पूछ ली। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के स्टार बना दिया, वो वाला मामला नहीं है, ये स्टार थे, ठीक है ना, उन्हें खुद दोबारा मौका दिया गया। तो ध्यान रखना आप, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट थी। जैसे ये बुक्स हैं, अब महाभाष्य पूछ लेता, नागानंद पूछ लेता, तो ये पहले से इंपॉर्टेंट बुक है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके आंखों के सामने आएंगी, आप इग्नोर करोगे, और जैसे आप इनको इग्नोर करोगे, ये एग्जाम में आपको इग्नोर करेंगी, फिर हमें दर्द होगा। जैसे का तैसा, हमेशा नहीं, हम इनको इज्जत देंगे, फुल इज्जत देंगे, तो हमें भी क्या मिलेगी?
नंबर मिलेंगे। इज्जत का पता नहीं, इज्जत तो पास हो गए ना तब मिलती है ना, पहले हमें चाहिए नंबर, फिर चाहिए इज्जत। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है। आप इसको अटेम्प्ट करो पॉज करके। शिलाओं, प्रवाहित जल धाराओं, अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, यानी सभी चीजों में आत्मा है, कण कण में आत्मा है। कौन बोलता है? जैनिज्म और बुद्धिज्म। तीसरा क्वेश्चन है जो टॉपिक मैं बताता हूं, जैनिज्म बुद्धिज्म, ये तीसरा क्वेश्चन है, 1 साल में है। सो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे पता है यार, आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, आप सब लोगों की हिस्ट्री की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ये मैं कन्फर्म, मुझे विश्वास है, क्योंकि इन चीज़ों को करके मेरा तो बहुत फायदा हुआ है और आपका भी होगा। ठीक है, तो कौन से निम्न में से किस एक धार्मिक संप्रदाय की मूलभूत विश्वास है? जैनिज्म में तो बोलता है कि कण कण में क्या है? आत्मा है। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप किसी को याद है, आप में से, मुझे पता है कुछ लोग बहुत सीरियस हैं, उनको पता है इस बात का कि जो हमारा बौद्ध धर्म है वो तो अनात्मवादी है, वो तो आत्मा को मानता नहीं है, अनिश्वरवादी है। हालांकि महायान वाले मानते हैं। हाँ, आत्मा को मानता ही कौन है? जैन धर्म। ठीक है, आंसर है जैन धर्म। मैंने कुछ आपकी हेल्प के लिए जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद जैन धर्म का तत्व मीमांसा, दो सिद्धांत, एक ज्ञान मीमांसी है, एक तत्व मीमांसी है। तो ये अनेकांतवाद तत्व मीमांसी सिद्धांत है। ये बोलता है, इसको देखो अनेकात्मवाद भी बोलते हैं। ये अनेकांतवाद है ना, इसको अनेकात्मवाद भी बोलते हैं कि आत्मा की बहुलता। प्रकृति में जो कण कण है, सब चीजें जो आपको दिख रही है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पत्थर, सब में क्या है? आत्मा का वास है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था। एक स्यादवाद। स्यादवाद ये ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। ये क्या बोलता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप सोच रहे हो क्या बोल रहे हो? मतलब कि सच्चाई के अनेक रूप हो सकते हैं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, कौन सी? कि एक हाथी खड़ा है, कोई इंसान मान लो आपके आंखों के पट्टी बांध दे और बोले कि क्या है, तो आप बोलो कि सर मुझे तो लग रहा है रस्सी है। किसी को लग रहा है मतलब हाथी की जो पूंछ है उसको पकड़ के मुझे लग रहा है सांप है। तो अब सबने अपने एक्सपीरियंस से बोला है, बात तो सभी की सही है ना। तो हो सकता है यूपीएससी 2024 2025 उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सच्चाई के कई रूप हैं, स्यादवाद का सिद्धांत है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो क्या बताओगे? जैन धर्म। ठीक है, और जैन धर्म के त्रिरत्न भी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। पूछ सकता है। ठीक है, अब आप फटाफट रिवीजन करो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मैंने आपको बताए थे। आपको दिमाग, देखो मैं बताऊंगा नहीं, आपको मेमोराइज करना है कि कौन से मैंने आपको अभिलेख में, किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में अशोक ने आस्था व्यक्त की थी। याद करो, कौन सा? भाब्रू, जो कहां मिला है? बेराट, जयपुर में। ठीक है, इसके बाद में आ गया आपका कि देखो, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, ये सारे के सारे क्या है? अनिश्वरवादी। ये ईश्वर को नहीं मानते। इसका मतलब जो वेदों में विश्वास नहीं रखते ना, उनको क्या बोलते हैं? अनिश्वरवादी। ठीक है, लेकिन आत्मा को मानते हैं। बौद्ध धर्म वाले आत्मा को नहीं मानते, वो अनिश्वरवादी भी है, अनात्मवादी भी है। ठीक है, थेरा होते हैं जैन धर्म का जो मुख्य उपदेशक होता है, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं? थेरी महिला हो जाएगी। ठीक है, यति, जैन साधु को क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। अब बताओ, इतनी डिटेल्स अगर आप करके जाओगे ना तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा सा देखते हैं, मैंने ये चीज भी आपके लिए इसलिए लाया हूं कि यार एट लीस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। मैं खुद ये करके जाता हूं एग्जाम में, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये काम करके जाएं। 100% बेनिफिट मिलेगा आपको। जैन धर्म आगे चलकर श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था। श्वेतांबर जो स्थलभाहु के नेतृत्व में थे, जो पाटलिपुत्र में रह गए थे। दिगंबर जो भद्रबाहु के नेतृत्व में कहां चले गए थे? आपको पता है तो साउथ की तरफ चले गए थे वो दिगंबर।
ये मैंने इसके उपसंप्रदाय भी लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, रीजन है। एक बार पूछा था इन्होंने, स्थानकवासी है ये, इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जैन, शैव, बौद्ध और वैष्णव, जैन धर्म। इसके अलावा पुजेरा ये भी श्वेतांबर है। थेरापंथी ये भी श्वेतांबर है। दिगंबर कौन कौन से हैं? देखो वो है ये तय है। तेरापंथी, तोतापंथी, बीसपंथी, गुमानपंथी, ये सब के सब क्या है? दिगंबर वाले। ये कई बार बहुत चर्चा में आ जाता है जब भी कोई जैन साधु है बोलता है कि मैं संथारा करके, सल्लेख ना करके मैं अपने प्राण त्यागूंगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगती है कि नहीं नहीं, ये तो मनुष्य अपना जीवन कैसे त्याग सकता है, तो प्राण त्यागना। तीर्थंकर, ये कुछ तीर्थंकर है इंपॉर्टेंट, ये उनके प्रतीक चिन्ह है। पूछ सकता है, जब और हार्ड पूछना तो ये पूछेंगे। वैसे 24 तीर्थंकर है, मैंने 4 ही क्यों लिखे? 24 याद ही नहीं होते हैं, मुझे भी नहीं याद है, हिस्ट्री का ऑप्शनल मुझे मेरे पास है, काम नहीं आते ना। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ऋषभ देव, इनका क्या है? वृषभ। महावीर स्वामी, इनका क्या है? सिंह। याद रखना समझे, जैन धर्म मतलब महावीर स्वामी आपको याद आता है तो सिंह, ठीक है। मल्लीनाथ जी, इनका है जल कलश। पार्श्वनाथ जी सर्प। नेमिनाथ जी शंख। शांतिनाथ जी हिरण, ठीक है। अरे शांति, हिरण शांति, मतलब थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 81 विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया? नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्ला का निर्माण करवाया। विजयनगर। 5वीं साल में आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, 5वीं साल विजयनगर का क्वेश्चन है। सर क्या पढ़े? देख लो क्या पढ़ोगे, विजयनगर पढ़ोगे, ठीक है, हर बार आ रहा है। इसका आंसर है देवराय प्रथम। देखो देवराय द्वितीय के बारे में पहले पूछा था, कृष्ण देवराय के बारे में पहले पूछा था, अब देवराय प्रथम के बारे में पूछ लिया। अगली बार कोई मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष, इनमें से कुछ पूछ लेगा। ये आपकी हेल्प में मैंने कर दी है, मैंने इन सब का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है, हमारी बुक में भी है और इसमें भी है, ठीक है। देवराय प्रथम, देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 था। क्या पूछा था कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तब राजा कौन था? देवराय सेकंड। ऐसा एक कथन था जो गलत था, क्योंकि वास्को डी गामा 1498, देवराय सेकंड तो इसके बाद में हुआ था, इनके बाद में ही हुआ था। और क्या आप प्रीवियस एनालिसिस कर रहे हो? ईमानदारी से बताना, देवराय सेकंड आप प्रीवियस में पढ़ रहे हो तो क्या देवराय प्रथम पढ़ के नहीं जाओगे? मैं पढ़ के गया हूं, मुझे फायदा हुआ है। उसके राज्य, मैं बता रहा हूं आपके सामने प्रूव के साथ बता रहा हूं कि प्रीवियस मतलब 50% क्वेश्चन आपके देखे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आएंगे। उसके राजारोहण होते उसने तुंगभद्रा दोआब को लेकर बहमनी, इन बहमनी शासकों के साथ उनकी लड़ाई होती रहती थी। से फिरोज से उनका युद्ध हुआ और इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध कहते हैं, जिसमें वो हार जाता है, ठीक है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया, विजयनगर तक उसने नहर बनाई, हरिद्रा नदी पर भी बांध बनाया। देवराय प्रथम के दरबार में हर विलासम का रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहता था। याद करो अष्ट दिग्गज कहाँ रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में, ठीक है। इतावली यात्री, इतावली मतलब इटली का, ठीक है। निकोलो कॉन्टी 1420 में, इसी के टाइम में विजयनगर आया था। मल्लिकार्जुन के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये 1446 से 1465, तो देवराय सेकंड, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड, फिर मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन को प्रोड देवराय भी कहते हैं। इसी के टाइम चीनी यात्री माहुआन कहाँ आया था? विजयनगर आया था, ओके। सर विरूपाक्ष सर उनकी डिटेल तो नहीं दी, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था डिटेल्स वाला सा, फिर भी 1-2 लाइन की डिटेल्स हैं उस बुक में, आप देख लेना। हाँ जी, देखो थीम बताओ मुझे, मन में सोचो, आंसर दो। वैसे तो मैंने इसका आंसर पिछले एक्सप्लेनेशन में बता दिया था, बट देखो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा इसका? है फ़ायदा। देखो यार, एक क्वेश्चन आता है कि अल्बुकर्क
यार ये क्लासे नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है जो आपको बता रहे हैं। देखो, अल बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया, ठीक है सर, इसमें क्या खास बात है? प्रीवियस में आया था, आप प्रीवियस कर रहे हो, उठा के देख रहे हो, तो क्या आप ये नहीं पढ़ोगे कि पुर्तगाली जब आए थे, ये पुर्तगाली तो था, तो पुर्तगाली जब गोवा छीना था उसके बाद में कुछ और भी छीना होगा, तो दीव छीना था, किसके शासनकाल में छीना? बहादुर शाह के टाइम। और स्टोरी भी बहुत अच्छी है, ये मांडवाली करने के लिए, मांडवाली मतलब समझौता करने के लिए गए थे, बहादुर शाह बेचारा थोड़ा बड़ा था इस मामले में, चला गया अकेला, वहां पे लड़ाई हो गई कि नहीं करेंगे मांडवाली। अब बहादुर शाह को पता नहीं तैरना आता था कि नहीं आता था, उन्होंने धक्का दे दिया, समुद्र में गिर गया, दीव के पास समुद्र है ना, मर गया। ये तो लिखा हुआ है उस बुक में, मुझे तो वो स्टोरी भी याद थी। हो गया क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, डेनिश हो, उनकी सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, कहाँ पे उन्होंने शुरुआत में कब्जा करने की कोशिश की, कौन से राजा से क्या छीना, हर बार ये कौन से पुर्तगाली मतलब विदेशियों का आगमन थीम हो गई। ठीक है, सभी को बधाई, ये क्वेश्चन आप सभी का सही है, मुझे पता है। ठीक है, ऐसे ही मुझे उस दिन भी बहुत खुशी होगी जब आप लोग प्रीलिम्स पास करोगे। ठीक है, बहादुर शाह के बारे में मैंने थोड़ी सी यहाँ डिटेल्स दी हैं। बहादुर शाह 1526 से 1537 क्यों दिया? टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, समकालीन वाला वो चक्कर रहता है ना। गुजरात की शक्ति चरम पर पहुंच गई, इसने 1531 ईस्वी में मालवा को गुजरात में मिला लिया। बहादुर शाह ने 1531 में तुर्की नौसेना की सहायता से पुर्तगालियों की नौसेना को दीव में हराया था। तो पुर्तगालियों को क्या था, एक देसी भाषा में बोलते हैं ना, खुनस थी। ठीक है, 1535 में वायसराय नूनो डी कुन्हा ने पुर्तगाल द्वारा बंदरगाह के उपयोग के लिए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ एक संधि की। 1537 में बहादुर शाह की हत्या हो गई जब पुर्तगालियों ने धोखे से उसे जहाज पे बुलाया, संधि के लिए कहा, धक्का दे दिया, खत्म स्टोरी। ये स्टोरी थी, इसलिए हमें याद था, काम भी आया, आंसर सही था। अहमद, ये थोड़े से जो और ऑप्शन थे ना, अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा अहमदाबाद में जो जामा मस्जिद है, महमूद बेगड़ा 1458 से 1511 तक ये था। और अगर आप उन शासकों में देखो तो राजस्थान की हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ते हो, तो सांगा के साथ इसकी लड़ाई चलती थी। गिरनार और चंपानेर को जीतने के कारण इसका नाम बेगड़ा कहा जाता है। राज विनोद नामक बेगड़ा की आत्मकथा की जो रचना है उदयराज ने लिखी थी, यानी राज विनोद उसकी आत्मकथा थी, उदयराज ने लिखी थी। 1508 ईस्वी में बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान की मदद से चोल, ये चोल पूछा ना एक बार या नहीं पूछा? अच्छा, वो घंटसाला, कंदूरा, वो बंदरगाह थे ना, चोल भी एक बंदरगाह था। नौसेना युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया, किंतु पुर्तगालियों को द्वीप में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। ये पहले था ना। बताइए जी थीम। एक्ट्स 5वीं साल है, 5 साल की सुनाए, 6ठी साल भी आएगा 2024 में, गारंटी है। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इजीएस्ट क्वेश्चन? अब कोई बोलते ना 2023 का क्वेश्चन तो बहुत हार्ड था, आप में से मुझे पता है सब लोग इसको अटेम्प्ट लो, सबके सब सही करोगे इसको। अरे हर साल 3 या 4 क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप, एकदम इजी आते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो थीम आपको मैंने बता दी है, हर बार उससे क्वेश्चन आ रहा है। 1833 एक्सप्लेनेशन, आपको हमने एक्सप्लेनेशन थोड़ी चीजें की है कि इस एक्ट द्वारा क्या किया गया था। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, उससे अब भविष्य में केवल एक राजनीतिक कार्य ही करने और चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। कुछ याद है? 1813 वाले से चाय और चीन छोड़ा था, अब 1833 वाले से वो भी खत्म कि आप अब केवल एक पॉलिटिकल पार्टी हो, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने, व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण, मैं बता ना,
1773, 1774 ये केंद्रीयकरण बढ़ रहा था। फिर आगे एक्ट आएंगे, आप पढ़ोगे, उनमें केंद्रीयकरण धीरे धीरे कमजोर होगा। इस अधिनियम द्वारा अब भारत का जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर है, वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के परिषद के सदस्यों की संख्या पुनः कितने कर दी गई? 4। चौथे सदस्य को कानून सदस्य के रूप में शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले चौथे, वो जो सदस्य था वो प्रथम विधि सदस्य यही थे। लॉर्ड मैकाले संहिता, मैकाले मीन्स जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो आता है। आप देख लेना इसको थोड़ा सा एक बार। 5वां, भारत में कानूनों के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग बनाया गया। गवर्नर जनरल को विधि आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में पहला विधि आयोग बना। एक्ट द्वारा कानूनी केंद्रीकरण किया गया। बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून निर्माण के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, केवल 6 प्रतिशत गवर्नर जनरल ही, इसको आपको डिटेल से पढ़ के जाना है, फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दासता को अवैध घोषित किया गया और 87 जो धारा है उसके द्वारा नियुक्तियों संबंधी जो मापदंड है उसमें धर्म, जाति, रंग को आधार जो भेदभाव होता था उसको, हालांकि बातों में हुआ था, समाप्त नहीं हुआ था। 1853 में जाकर थोड़ा ठीक होता है। 1853 के बारे में मैंने लिखा आपके लिए। कार्यपालिका और विधायिका का अंतर 1853 में एकदम स्पष्ट रूप से अलग अलग हो गया। जब गवर्नर कार्यपालिका का काम करता तो अलग बैठता, जब विधायिका के रूप में काम करता तो खुद देखो 4 तो वो सदस्य थे, प्लस गवर्नर खुद, सेनापति और 6 सदस्य, 12 लोग मिलकर कानून बनाते थे। ठीक है। वाद विवाद, जो विधायिका में वाद विवाद ये मौखिक होता था, गोपनीय होता था, सार्वजनिक नहीं होता था। विधि सदस्य जो बनाया था पहले, चौथा, अब उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया कि वो चौथे सदस्य के रूप में बैठ सकता है। पहले उसकी नियुक्त किया था विधि सदस्य को, गवर्नर की परिषद में उसको शामिल नहीं किया था। नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा से होती थी, जो भी नियुक्तियां ना सिविल सेवा की। देखो सीओडी का मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसके सदस्य मैंने कितने बताए थे आपको याद आ रहा है? 1784 वाले एक्ट में 24 थे, उसको घटाकर 18 कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब नई प्रेसिडेंसी बना सकते थे। 1858 का एक्ट आपको पढ़ना है, 1861 का पढ़ना है, 1892 का पढ़ना है, 1909 का पढ़ना है, 1919, 1935। एक बार प्लीज इनको पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन मिलेगा। नहीं पढ़ के जाओगे तो मतलब ये मान के चलो कि आप बहुत बड़ा ब्लंडर करके जा रहे हो। इनको तो पूरी की पूरी चीजें आप ना रट के चले जाना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीएच, इलियट, लॉन्गहर्स्ट, स्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये किस गतिविधि से जुड़े थे? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मेरा ये क्वेश्चन सही था, क्यों था? जब मैं अमरावती स्तूप पढ़ रहा था मेरी बुक से, तो वहां लिखा हुआ है कि वाल्टर इलियट ने उसकी खोज की थी। इसके अलावा अलेक्जेंडर री के बारे में मेरा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ये भी उत्खनन करता थे। अच्छी बुक पढ़ो, ये चीजें मिल जाती है। लॉन्गहर्स्ट कुछ याद आया? नागार्जुन कोंडा स्तूप मैंने एक्सप्लेन किया था पहले, वहां था, इसलिए मेरे को ये फायदा हुआ। ठीक है, मेरा सही हुआ, आपका भी सही होगा। बुक अच्छी, देखो ऐसा होता है ना कि हम लोगों के साथ थोड़ा सा हिंदी मीडियम के साथ ये हो रहा है कि रिसोर्स की कमी है यार। फिर रिसोर्स बताते तो हम इंग्लिश वालों के साथ क्या कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। हम उनसे बेटर हैं, कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसी बात नहीं कि मतलब कोई इंग्लिश हिंदी का वो बात नहीं है। अब मुझे जैसे मेरे पास ये बुक थी, केवल इस बुक की वजह से क्या हो गया कि मैं थोड़ा बहुत है ना ठीक कर पाया। आप भी है ना, जैसे आप मुझे पता आप सब है ना यार कैपेबल हो, अगर आपको बता दे, जैसे मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग जो देख रहे हो ना हिस्ट्री में, आप सबका स्कोर है ना बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये चीजें बता दी आपको, मैंने ये बता दिया कहाँ से आ रहा है। अब इतने कैपेबल तो हो कि पता हो ये चीज करनी है यार, आप उनसे बेटर कर सकते हो और आप करोगे भी। तो ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ था पूरा। हम क्या करें सर, अलग से कोई बुक पढ़ने बैठ जाए? अरे मत पढ़ो, मैंने कहीं कोई अलग बुक नहीं पढ़ी थी, जो बुक पढ़ रहा था उसी में इनके नाम थे, तो मेरा सही हो गया। ठीक है, देख लो। पुरातात्विक, अलेक्जेंडर री एक ब्रिटिश पुरातात्विक थे जिन्हें मुख्य रूप से दक्षिण ब्रिटिश भारत तमिलनाडु में पल्लवरम की पहाड़ियों से एक कब्र खोदने में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने पल्लवरम एक बार फिर भी पहले भी जिक्र किया था। किसके बारे में? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, पुरा का पाषाण। सर वाल्टर एलियट, इन्होंने अमरावती स्तूप की खुदाई की थी।
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। 1902 में जॉन मार्शल के टाइम इसका पुनर्गठन किया गया। उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉन्गहर्स्ट हमने नागार्जुन कोंडा में पढ़ा था। आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारी इस हिस्ट्री सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, आप देखते ही सही कर दोगे। क्यों? बेसनगर याद आ रहा है कुछ? भीलसा, बेसनगर, क्या बताया था मैंने? वहां पर एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। गरुड़ किससे संबंधित है? शैव से या वैष्णव से? वैष्णव से। बाजा गुफा मंदिर या चैत्य। सीतनवासल जैन मंदिर। जिनिज्म और बुद्धिज्म से मैं आपको चौथा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, चौथा। और अगर मैं पीछे वाले को भी काउंट कर लूं तो पांचवा क्वेश्चन। तो इसलिए यार थोड़े स्मार्ट बनो। ये एक्सप्लेनेशन काम के नहीं है, जो मैंने बातें बताई है ना वो ज्यादा काम की है। समझ गए होंगे आप, ठीक है? जैनिज्म पढ़ोगे, बुद्धिज्म पढ़ोगे तो ये नाम सारे आएंगे। वैष्णव, ये बेसनगर है ना, ये आप वैष्णव जब आप पढ़ोगे धर्म, इस बुक में है, आप भी जिस नोट से पढ़ते हो तो आता है ये। या फिर स्तंभ लेख आप पढ़ते हो, इंस्क्रिप्शन पढ़ते हो, तब आता है। वैष्णव धर्म का पहला साक्ष्य यहीं से मिलता है। पूर्व वर्षों में व्याख्या की जा चुकी है, मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है? भाजा गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान महाराष्ट्र में 22 रोकट गुफाएं का एक सामान्य समूह है। इस गुफा को भाजा गुफाओं के नाम से जाना जाता है। लोनावाला के पास पुणे जिले में, ठीक है? हीनयान बौद्ध धर्म संप्रदाय। सीतनवासल, सीतनवासल कहाँ है? तमिलनाडु में, पुट्टुकोट्टई जिले में। और यहाँ ये तमिल श्रमण प्रीषण जैनिज्म से संबंधित है। सीतनवासल नाम का प्रयोग उस टोले व पहाड़ी के लिए किया जाता है जिसमें अरिवर कोयल यानी अरिहंत जैन मंदिर है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। तमिलनाडु का एकमात्र स्थान जहां कोई पांड्य चित्र भी मिलते हैं। ये वैसे पल्लव राजवंश से भी संबंधित थे। जैनिज्म का स्थल है, ठीक है? एक और है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वाला 86, सॉरी मैंने लास्ट बोल दिया था, मुझे लगा 85 क्वेश्चन है, 86 है। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी है लेकिन आप लोगों के लिए हार्ड नहीं है। क्यों? आप लोगों ने स्वदेशी आंदोलन बहुत ढंग से पढ़ा है, ठीक है? उसमें मैंने बात बताई थी एक, वो यही बात बताई थी। अटेम्प्ट करो। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। मैंने पूरी स्टोरी बताई थी, अगर आप पीछे का वीडियो देखोगे, क्यों किया गया था। क्योंकि 7 अगस्त को ही टाउन हॉल में हमारे सत्येंद्र नाथ, उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और उस सभा ने, उन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन है, बंगाल विभाजन का जो विरोध कर रहे थे, स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए, इसीलिए हमने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को, ये 2015 की बात है, चेन्नई, पीएम मोदी ने। वैसे हर साल 7 अगस्त को इस पर एक आर्टिकल आता है। पहला कथन सही है, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है? ये भी सही है, दोनों सही है, आंसर एक, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। थीम बताओ। आंदोलन जो हमने लिखा है, फ्रीडम स्ट्रगल, 1885 से लेकर 1947 तक का। ले देकर, स्वदेशी, असंयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल नेवी का विद्रोह, आजाद हिंद फौज का केस, यही बातें हैं, बस खत्म। एक व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 वाला, वो भी देख लेना। ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है 1905 को टाउन हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। हथकरघे ने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में स्टोरी आपको पहले बता चुका हूँ।
थोड़ा और ध्यान रखना है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन शुरू हुआ था, मतलब इसकी घोषणा मतलब लागू हो गया था। इसी को बंगाल में शोक दिवस के रूप में बनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन का कोई क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होना चाहिए, ढंग से पढ़ के जाओ जितने भी आंदोलन है, ठीक है। ये लास्ट, ठीक है। तो आपकी ये सीरीज खत्म हुई। ठीक है, छोटी सी 2 मिनट की एक लाइन और बताता हूँ मैं आपको। हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये बात यूपीएससी को भी पता है, ये बात हर उस इंसान को पता है जो सिलेक्शन लेता है। ये बात केवल उन्हीं लोगों को परेशान करती है जो लोग ये समझते हैं कि हम हिस्ट्री में स्कोर नहीं कर पाएंगे। जिस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, वो तरीके ढूंढ लेता है कि हम हिस्ट्री में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ते टाइम जो मैंने बताया है इन टॉपिक्स को ढंग से करके चले जाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 90% क्वेश्चंस आपके देखे हुए आएंगे। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका इलाज मैंने बता दिया। कॉमन सेंस काम कर रहा है तो करो, वरना छोड़ दो भाई। मैं छोड़ के आता हूँ, इस बार वट तिरुकल था, नहीं दिमाग लगा, क्या कर सकते बताओ। बट मैं जो भी 13-14 क्वेश्चन और थे सारे सही करके आया हूँ। और आपको क्या कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा जो हमने जो थीम्स पढ़ी उनसे बाहर आया है? अब देखो यार, एक और बताता हूँ आपको। हमारे ये वीडियोज हजारों लोग देखेंगे, लेकिन प्रीलिम्स पास कितने कर पाएंगे? कुछ ही लोग। हालांकि मैं चाहता हूं कि सभी लोग प्रीलिम्स पास करें, लेकिन मनुष्य की क्या है कि खुद की भी एक अभिवृत्ति होती है कि वो उस चीज़ को कैसे लेता है। आप में से कुछ लोग हैं, मान लो पहला वीडियो देखा, नहीं यार ये तो ठीक नहीं पढ़ा रहे, हम तो फलानी जगह जाएंगे वहाँ से पढ़ के आएंगे, फिर उस जगह जाएंगे तो तीसरी जगह पढ़ने चले जाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा यार हमारे लेवल के नहीं है सर, हमें तो कुछ अलग कातिल जैसे खतरनाक वाले सर चाहिए जो धुआं उठा दे। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यार तरीका ठीक नहीं है, वो नहीं है, वो बहाने नहीं मारने, समझ रहे हो ना। हम लोग बहुत, आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं तो मानता हूँ कि आप क्या कहते हैं कि सौभाग्यशाली है कि चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो गाँव में बैठे हैं जो इस चीज़ तक अप्रोच नहीं कर पाते, पूरे 7-8 साल निकाल देते हैं कि हमें पढ़ना क्या था, अटेम्प्ट निकल जाते हैं। बाद में समझ में आता है कि यार चीज़ें उतनी हार्ड नहीं थी, काश हमें पहले पता चल जाता। हिस्ट्री का भी ये लेसन्स इसी टाइप से बनाए गए थे। मैंने आपको पहले थीम्स बताई, फिर सारे क्वेश्चन दिखाए हैं। दूसरी बात ये नहीं है, झूठ नहीं बोल सकते ना आपके सामने। नहीं आ रहा है वो भी बताया आपको, यार ये चीज़ नहीं आती है, सारी चीज़ें आपको बताई है। तो उम्मीद है जो लोग विश्वास करेंगे, जिन लोगों को हम पर विश्वास है, इसी हिसाब से उन्होंने कोर्स खरीदा था, उन लोगों को 100% फायदा होगा। कोई तरीका भी यार, मैंने 5 साल में दिखाया आपको तरीका, कोई रीजन नहीं है फायदा न होने के। सर हार्ड आ गया तो सभी के लिए हार्ड आएगा। सर उन्होंने ऐसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जो कहीं नहीं हो, तो सभी के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं आ रहे। और केवल हिस्ट्री नहीं है, सभी सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है ना। ये पहले से ध्यान में रखे जाओ, 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है आप अच्छा करोगे। अच्छा तभी कर पाओगे जब विश्वास रखोगे और इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवीजन करोगे, ठीक है। ओके, तो नई सीरीज में मिलते हैं, इकोनॉमिक्स वाली और पॉलिटी वाली, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरी काफ़ी अच्छी है, इकोनॉमिक्स में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहता है, पॉलिटी में भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो हमने स्पेशलिस्ट सीरीज़ लाई, मैं अकेला सारी सीरीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे 3 टॉपिक मैं, और 3 टॉपिक एक टॉपिक धर्मेंद्र जहांगीर सर जो साइंस एंड टेक में एक्सीलेंट है, ठीक है। और धर्मेंद्र सर है, उनका जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, जो करंट अफेयर, वो उनका बहुत शानदार है, समझ रहे हो आप। तो ये टॉपिक्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपने सातों ये जो सेक्शंस हैं उनको ढंग से देख लिया, इम्पोर्टेंट क्या है, ज्ञान नहीं है, इम्पोर्टेंट है वो तरीके, इम्पोर्टेंट है वो थीम्स, उनको प्लीज़ पकड़ लेना। और जब भी आप इसको देख रहे हो, टाइम कुछ भी हो रहा हो, चाहे दिसंबर हो रही हो, चाहे आपका जिस भी समय आप देखें, जिस भी साल आप देखें, रियलिटी बता रहा हूँ, उस पर आप काम कर लेना 6 महीने, आपको एक अलग रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय।